नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 45 आज आपके लिए लेकर आया हूं। प्रत्येक पेपर में आपको यहां पर 35 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। साथियों, जो रीट पात्रता परीक्षा 2022 जो कि जुलाई में आयोजित होने वाली है, लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी। साथ ही उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा और साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए भी बेहद उपयोगी है। तो 35 ही प्रश्नों को करके जाना। यहाँ पर टोटल टेस्टों की संख्या 100 है, जिसमें आज आप 45वां टेस्ट हल कर रहे हो। इसके बाद में अभी आपके 55 टेस्ट आना और बाकी है हिंदी के, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे आपके। पहला प्रश्न है 45वें टेस्ट का। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि और इनमें से सभी। तो कौन सा विकल्प पहले प्रश्न में सही है साथियों? देखिए, यहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों की बात की जा रही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प सही आंसर है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों में ये सभी विधियाँ आ जाती है, अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 2। भाषा शिक्षण के उपागम है पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, 1 व 2 दोनों और इनमें से कोई नहीं। देखो, यहाँ पर व्याकरण और शिक्षण विधियों के 35 प्रश्न है। व्याकरण के भी प्रश्न मिलेंगे और शिक्षण विधियों के भी। तो भाषा शिक्षण के उपागम पूछे जा रहे हैं। दूसरे प्रश्न में जो सही आंसर है वो है तीसरा विकल्प, 1 व 2 दोनों पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम दोनों ही भाषा शिक्षण के उपागम में सम्मिलित होते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 2 में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न है आपके। आगमन विधि के रूपों की संख्या होती है, कितनी होती है? 5, 2, 7 और 3। तो तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है, आगमन विधि के रूपों की संख्या यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है साथियों। इसके 2 रूप होते हैं आगमन विधि के। कौन कौन से रूप होते हैं? एक तो प्रयोग विधि, एक सहयोग विधि। आगमन विधि के शिक्षण सूत्रों की संख्या 5 होती है, जबकि रूपों की संख्या 2 होती है। तो दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। अच्छे से इस प्रश्न को याद रखना है आपको, प्रयोग विधि और सहयोग विधि, ठीक है। और शिक्षण सूत्र कितने होते हैं? 5 होते हैं साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चौथा प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, नाटक लेखन, आशुभाषण और निबंध लेखन। देखो, लिखित अभिव्यक्ति लिख कर के जो चीज़ें हम व्यक्त करते हैं वो कहलाती है लिखित अभिव्यक्ति। तो पत्र लेखन, नाटक लेखन, निबंध लेखन तीनों ही क्या है? लिखित अभिव्यक्ति। लेकिन जो आशुभाषण है ये लिखित अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि आशुभाषण कैसी अभिव्यक्ति होती है? मौखिक अभिव्यक्ति होती है। कैसी? मौखिक अभिव्यक्ति होती है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 4 में। ये आपके लिखित अभिव्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 5। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि उन्हें अक्षर सिखाए जाए, बाराखड़ी सिखाई जाए, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न की जाए और उनको क्रियाशील बनाया जाए। तो साथियों, लिखना सिखाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? सही विकल्प का चयन कीजिए प्रश्न नंबर 5 में। देखो, सबसे पहले बालकों को लिखना सिखाने से पहले सबसे पहले हमें उनके अंदर लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। लेखन संबंधी जिज्ञासा यदि उनके अंदर उत्पन्न होगी तो वो बहुत ही जल्द लिखना सीख जाएंगे साथियों। इसलिए थर्ड विकल्प आपके 5वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? परीक्षा, हाथ, मामा और जमाई। साथियों, यहाँ पर तत्सम तद्भव आपके रीट में तो नहीं है, बट यहाँ पर जो आपके थर्ड ग्रेड का पेपर होगा उसमें तत्सम तद्भव आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए मैं कुछ प्रश्न वहाँ के भी डाल देता हूँ। तो छठे प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। ये जो परीक्षा शब्द है ये एक तत्सम तद्भव का शब्द है साथियों। तत्सम तद्भव क्या सॉरी तत्सम शब्द है। तो विकल्प 1 आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है आपके। नित्य बहुवचन शब्द है आप, मेरे, कपड़ा और सड़क। तो साथियों, इनमें से जो नित्य मतलब सदैव बहुवचन में रहता है उस शब्द का चयन कीजिए। 7वें प्रश्न में कौन सा आपका आंसर होगा? तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर कपड़ा, सड़क और मेरे, ये तीनों ही नित्य बहुवचन में नहीं आते हैं, बल्कि जो आप शब्द है ये नित्य बहुवचन शब्द है साथियों। इसका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है।
तो विकल्प ए का आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? धन मिला किंतु धर्म चला गया, उसने कहा कि देर मत करो, राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, और यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा। तो देखो संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, और यहाँ पर मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। की से जुड़ा हुआ वाक्य मिश्र में रहता है, तो उसने कहा कि देर मत करो, ये मिश्र वाक्य है। राम राज में सारी प्रजा सुखी थी सरल वाक्य है। यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा मिश्र वाक्य है। और यहाँ पर धन मिला किंतु धर्म चला गया, किंतु से वाक्य जुड़ा हुआ है, संयुक्त वाक्य है साथियों। विकल्प ए का आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। तो 9वां प्रश्न है आपके, आंखें फेर लेना का सही अर्थ है दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना और नाराज हो जाना। साथियों, आंखें फेर लेना एक मुहावरा होता है जिसका सही अर्थ आपको बताना है। तो आंखें फेर लेना मतलब दूसरी तरफ देखना नहीं है, किसी और को चाहना नहीं है, बल्कि उदासीन हो जाना मतलब एक तरह से दूर चले जाना, या फिर देखते हुए भी कि भाई ऐसा भाव प्रकट करना कि नहीं देख रहा हूँ, मतलब उदासीन हो जाना। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है। प्रश्न नंबर 9 में आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ है उदासीन हो जाना। विकल्प 3 सही रहेगा प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 10वां प्रश्न है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? लंका का राजा रावण तक। तो विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है और सर्वनाम पदबंध है। पदबंध में जो रेखांकित शब्द वाक्य होता है उसका अंतिम शब्द देखा जाता है। रेखांकित वाक्य है लंका का राजा रावण, रावण अंतिम शब्द है। रावण क्या है? क्रिया है? जी नहीं। रावण क्या है? सर्वनाम नहीं। क्या है? संज्ञा। रावण शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। अतः यहाँ पर ये किसका उदाहरण रहेगा? संज्ञा पदबंध का उदाहरण रहेगा। तो थर्ड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे साथियों। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में हारा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा और किस्मत हारा। तो देखो यहाँ पर किस्मत प्लस हारा किस्मत हारा, लकड़ी प्लस हारा लकड़हारा, पानी प्लस हारा पनिहारा हो सकता है क्या? ये इसमें थोड़ा डाउट है। और पालन प्लस हारा पालनहारा, ये भी सही है। मतलब तीसरा विकल्प गलत है, क्योंकि पानी प्लस हारा नहीं, पानी प्लस हारी होती है, पनिहारी होती है साथियों, पनिहारा नहीं होता है। तो ये पनिहारा शब्द ही गलत है। विकल्प ए का आपके प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 11वें में प्रथम विकल्प सही है साथियों। 12वां प्रश्न पूछ रहा है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव और चौराहा। तो देखो जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें क्या होता है साथियों? तीसरा अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? तीसरा अर्थ निकलता है। तो यथासंभव तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। चौराहा, चार राहों का जहाँ संगम होता है उसको कहते हैं चौराहा, ये द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, तो ये तीसरा अर्थ डायरेक्टली दे रखा है, इसलिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण हम किसको सही करेंगे? चक्रधर, मतलब दूसरे विकल्प को। तो दूसरा विकल्प 12वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे साथियों। 13वां प्रश्न है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, यह वाक्य है क्रमवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो हम विकल्प से हटा देते हैं। अब आपके पास 3 विकल्प है, कर्तृ, कर्म और भाव। तो 13वें प्रश्न में राइट आंसर क्या रहेगा? अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है। कार्य साथियों द्वारा वगैरह कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो कर्म भी लगभग नहीं होगा। इसका सही आंसर है कर्तृवाच्य का ये उदाहरण है। विकल्प 2 आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां प्रश्न है, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को देई और तिनके की ओट में पहाड़। तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना वाला जो अर्थ निकल रहा है जिस विकल्प से, उसका चुनाव आपको करना है। तो चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना नहीं होता है।
दाल में काला होना इसका अर्थ भी नहीं होता है, बल्कि तीसरा जो विकल्प है अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ये बिल्कुल पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना कहलाता है। तो थर्ड विकल्प आपके 14वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इस वाक्य में कौन सा समास है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। तो देखो यहाँ पर अनिश्चयवाचक तो इसका आंसर नहीं होगा। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इस प्रकार से ये वाक्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों कौन सा समास क्या, कौन सा सर्वनाम होगा, कौन सा सर्वनाम होगा? टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। 15वें प्रश्न में जो सही आंसर है यहाँ पर ये चीज़ फिक्स है कि भाई वह महल मेरा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका? निश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है साथियों। सेकंड विकल्प 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। विपद जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है या गुण संधि है? तो विपद जाल का संधि विच्छेद हम करें तो इसका होगा विपत प्लस जाल। ठीक है, विपत प्लस जाल शब्द बनेगा विपद जाल। साथियों तय जय में बदल जाएगा, अर्थात इसमें व्यंजन संधि हो रही है। तो कौन सी संधि का ये उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। विकल्प एक आपके 16वें प्रश्न में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, तय शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशी है। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही है? ये जो तय शब्द है ये तत्सम तद्भव है या देशज विदेशी है? तो 17वें प्रश्न का जो सही आंसर है साथियों, तय शब्द एक विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? ये एक विदेशी शब्द है। चौथा विकल्प आपके 17वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18वां प्रश्न है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इस वाक्य में विशेषण है। काली, पतलून, मदन और खेलने। तो मदन तो क्या है? संज्ञा है साथियों। खेलना यहाँ क्या है? क्रिया है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? पतलून की। और पतलून कैसी है? काली। तो काली शब्द यहाँ विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः काली शब्द क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही होगा? फिर विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में से काली शब्द क्या है? विशेषण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 19वां प्रश्न, कुसंग का अर्थ है कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी और पूरी संगति। तो 19वें प्रश्न में राइट आंसर क्या रहेगा आपके? बताइए 19वें प्रश्न का सही उत्तर। और इसका जो सही उत्तर है कुसंग। कुसंग, कु का मतलब बुरे से लिया जाता है, तो बुरी संगति, संग मतलब संगति, को मतलब बुरा, तो बुरी संगति इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 19वें प्रश्न में आपके 4th विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, विषय वस्तु को स्पष्ट एवं तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना और व्याकरण का सही उपयोग करना। तो देखो जो लेखन कौशल होता है इसमें कुशलतापूर्वक लेख को लिखा जाता है, विषय वस्तु को स्पष्ट और तार्किक रूप से संगठित किया जाता है। लेकिन तीसरा विकल्प कह रहा है विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना, तो ये गलत है, क्योंकि विचारों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। और व्याकरण का सही उपयोग ये भी सही है, तो मतलब यहाँ तीसरा ही विकल्प गलत है। तीसरा ही विकल्प लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, तो तीसरा ही विकल्प आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21, जब शिक्षक पाठ पढ़ाते समय ही उसमें प्रयुक्त व्याकरण का ज्ञान बच्चों को कराता है तो यह शिक्षण विधि कहलाती है। भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, आगमन विधि और खंडान्वय विधि। देखो शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है और उसमें जो प्रयुक्त व्याकरण है उसका ज्ञान बच्चों को करा रहा है पढ़ाते समय ही, तो उसको निगमन या आगमन विधि नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो अलग से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है साथियों, बल्कि हम उसको भाषा संसर्ग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भाषा संसर्ग विधि। तो 21वें में आपके पहला विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे साथियों। 22वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मानव भाषा की विशेषता नहीं है सृजनात्मकता, विस्थापन, मनमानापन और साम्यता। तो जो मानव की भाषा होती है वो सृजनात्मक भी होती है,
विस्थापित भी होती है, साम्यता का गुण भी उसमें पाया जाता है, लेकिन मनमानापन साथियों मानव भाषा की विशेषता में सम्मिलित नहीं होता है। तो 22वें में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 को देखेंगे। तो चलिए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23, प्रिंट अथवा लिखित भाषिक परिवेश भाषा सीखने में सहायक नहीं है, समय और ऊर्जा की बचत करते हैं, भाषा सीखने में सहायक है और बच्चों का मनोरंजन करता है। तो भाई जो प्रिंट जैसे किताबें वगैरह ये प्रिंट या लिखित भाषिक परिवेश के अंतर्गत आ जाती है साथियों। तो ये बच्चों का मनोरंजन करती है क्या? फिर सिर्फ इतनी ही चीज़ है कि मनोरंजन के लिए ये चीज़ें चलाई गई है? जी नहीं, भाषा सीखने में सहायक नहीं है, गलत है, क्योंकि ये भाषा सीखने में सहायक है साथियों। समय और ऊर्जा की बचत करती है, ये हो सकता है, बट इससे भी ज़्यादा आंसर सटीक क्या है कि ये भाषा सीखने में मदद करती है, सहायक है। तो थर्ड विकल्प आपके 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 24वां प्रश्न है, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है, व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन और सस्वर वाचन। तो देखो यहाँ पर अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए, अर्थग्रहण का कौशल का विकास करना है तो सबसे ज़्यादा अर्थग्रहण किसमें होता है? मौन वाचन में होता है साथियों। किसमें होता है? मौन वाचन में होता है। अतः मौन वाचन ज़्यादा उपयोगी माना जाता है चीज़ों को समझने के लिए, उनका अर्थग्रहण करने के लिए। जो इसमें आपके तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 25वां प्रश्न है, मृगनयन में कौन सा समास है? तो मृगनयन में समास बताना है, क्रमधारे, द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष। देखो मृगनयन का समास विग्रह करते हैं। इसका समास विग्रह होगा मृग के समान नयन। मृग के समान नयन क्या कहलाते हैं? मृगनयन कहलाते हैं। यहाँ पर तुलना की जा रही है और तुलना जहाँ की जाती है वहाँ क्रमधारय समास होता है। अतः विकल्प 1 आपके 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आपके प्रश्न नंबर 26। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों हम कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज प्रदान करते हैं और नॉलेज पूर्णतः सटीक होता है। पूरी सावधानी के साथ में ये कोशिश रहती है कि कहीं कोई भी त्रुटि न हो, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके हमें अवगत करा सकते हो। आपके कमेंट को निश्चित रूप से मैं स्वागत योग्य समझकर एक एक कमेंट का जवाब दूंगा साथियों। चलिए 26वां प्रश्न देखेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 26 से, मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। वाक्य रचना की दृष्टि से है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को हम हटा देते हैं। देखो रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, सरल, संयुक्त और मिश्र। साथियों यहाँ पर की शब्द से वाक्य जुड़ा है कि मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, मतलब एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है और जहाँ ऐसा होता है वो मिश्र वाक्य कहलाता है। तो दूसरा विकल्प आपके 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न, इकाई उपागम के प्रवर्तक है H.C. मॉरिसन, J.F. हर्बर्ट, अरस्तु और B.S. ब्लूम। साथियों इकाई उपागम के प्रवर्तक किसको माना जाता है? H.C. मॉरिसन को माना जाता है साथियों, जिनका पूरा नाम क्या है? हेनरी क्लेव मॉरिसन। इन्होंने ही इकाई उपागम या इकाई विधि का निर्माण किया था। साथियों एक इकाई में अधिकतम आप 6 दैनिक पाठ योजनाओं को सम्मिलित कर सकते हो और आप उन 6 दैनिक पाठ योजनाओं को एक निश्चित तरीके से या फिर उनकी विशेषताओं के आधार पर सम्मिलित करते हो। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28वां प्रश्न देखेंगे, विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मापन का अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह परंपरागत मापन से इतर बालक की सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है। तीसरा, इससे बालक की विषयगत कमजोरी को आसानी से पहचान सकते हैं। और चौथा, यह स्वयं छात्रों द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ये इसलिए आवश्यक होता है साथियों विद्यालय में। क्या मापन का अच्छा विकल्प है सिर्फ इसीलिए आवश्यक है? जी नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा। क्या यह स्वयं छात्रों द्वारा किया जाता है? ये भी आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि राइट आंसर है विकल्प नंबर 2। यह परंपरागत मापन से इतर
बालक की सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है साथियों। इसलिए यहाँ पर सर्वांगीण उपलब्धियां इसमें आ रही है, तो दूसरा ही विकल्प आपके 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर 2। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 29 की ओर। तो 29वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 29, भाषा के मूल्यांकन में कौन सा परीक्षण नितांत आवश्यक है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वर्णनात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण और प्रायोगिक परीक्षण। यहाँ पर अन्य चीज़ों के मूल्यांकन की बात नहीं की जा रही है, भाषा के मूल्यांकन की बात की जा रही है। और भाषा का कार्य क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना साथियों, ठीक है। क्योंकि हम विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करते हैं, अतः आपको यदि भाषा का मूल्यांकन करना है तो मौखिक परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इसलिए विकल्प 3 आपके 29 जो 29वां प्रश्न है, इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा साथियों। देखो, हिंदी के अलावा मैंने साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड के भी 100 टेस्ट ला रहा हूँ मैं, चल रहे हैं। साइकोलॉजी के आपके 55 टेस्ट हो चुके हैं, टीचिंग मेथड के आपके 40 टेस्ट के लगभग हो चुके हैं, हिंदी के भी इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं। राजस्थान जीके की एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से मैं आपको राजस्थान जीके भी पढ़ा रहा हूँ साथियों। चलिए 30वां प्रश्न देखेंगे। भाषा शिक्षण में देखो और पढ़ो किस विधि पर आधारित है? चित्र पठन, संवाद पठन, नाटक पठन और कविता पठन। तो देख करके पढ़ना है। किसको देख करके? चित्रों को देख करके पढ़ा जाता है साथियों। भाषा शिक्षण में देखो और पढ़ो विधि जो है ये चित्र पठन पर आधारित है। किस पर आधारित है? चित्र पठन पर। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 30 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 31वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 31, किस शिक्षण प्रणाली के लिए यह कहा जाता है कि यह एक आवश्यक बुराई है? व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, वाचन विधि और सभी। तो देखो, यहाँ पर जो व्याख्यान विधि है ये माना जाता है कि व्याख्यान विधि क्या है? एक आवश्यक बुराई है साथियों। क्योंकि व्याख्यान विधि पूर्णतः शिक्षक केंद्रित विधि है, जिसमें छात्र निष्क्रिय बैठे रहते हैं और शिक्षक जो ज्ञान प्रदान करता है उसको सुनते रहते हैं साथियों। इसलिए व्याख्यान विधि को एक आवश्यक बुराई की संज्ञा दी जाती है। विकल्प 1 आपके 31 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। तो चलिए 32वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 32, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है? शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि और भाषा ज्ञान कराना। तो देखो, प्राथमिक स्तर पर बात की जा रही है, वाचन का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है साथियों। यहाँ पर शब्द भंडार में वृद्धि करना, भाषा ज्ञान कराना, आत्मविश्वास बढ़ाना, इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य वो है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। क्योंकि छोटे बच्चों में दिक्कत ये आती है कि शुद्ध उच्चारण क्षमता उनमें विकसित नहीं हो पाती है और जो उनके जो विचार है उनको सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो 32वें प्रश्न में इस प्रकार आपके पहला विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 33 की ओर। तो चलिए 33वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 33 आपसे क्या पूछ रहा है? मापन का क्षेत्र नहीं है बुद्धि, उपलब्धि, विकास और रुचि। साथियों, इसमें से आप किसका मापन नहीं कर सकते हो? प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर बताएं साथियों। कौन सा विकल्प आपका 33वें प्रश्न में सही उत्तर होगा? तो देखो, 33वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, बुद्धि को माप सकते हो, उपलब्धि को माप सकते हो, रुचि को भी माप सकते हो एक निश्चित तरीके से, लेकिन विकास को नहीं मापा जा सकता है साथियों, ठीक है। अतः विकल्प नंबर जो 3 है, विकास मापन के क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 33 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 34 की ओर साथियों, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 35 क्वेश्चनों के मैं टेस्ट ला रहा हूँ आपके हिंदी के। तो 34वां प्रश्न है, अरावली शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है भाई, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो जो अरावली शब्द है इसका संधि विच्छेद करते हैं। अरावली शब्द का संधि विच्छेद होगा अर प्लस अवली। क्या होगा? अर प्लस अवली बराबर शब्द बनेगा अरावली। ए प्लस ए का योग हो रहा है, रे में भी ए है और यहाँ पर भी ए है, इससे क्या बन रहा है? आ। तो शब्द बन रहा है अरावली। साथियों, यहाँ स्वर का स्वर के साथ जहाँ मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है। तो पहला विकल्प 34वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 35वां प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य उपकरण है? रेडियो, टेलीग्राम, आकाशवाणी और दूरदर्शन। दृश्य श्रव्य मतलब जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो जो रेडियो है ये तो सिर्फ और सिर्फ श्रव्य उपकरण है। जो टेलीग्राम है, जो आकाशवाणी है, जो दूरदर्शन है, टेलीग्राम भी सिर्फ दृश्य उपकरण है, आकाशवाणी सिर्फ श्रव्य उपकरण है, लेकिन दूरदर्शन दृश्य श्रव्य उपकरणों के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा साथियों। तो इस प्रकार आपने ये पेपर नंबर 45 पूरा किया हिंदी व्याकरण व शिक्षण विधियों का। अब इसके बाद में आपके 55 टेस्ट आने और बाकी है साथियों हिंदी व्याकरण के। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरी मेहनत से तैयारी कीजिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो यहाँ पर प्ले लिस्ट दिख रही है, पिछले सारे टेस्ट इस पर टच करके आप ओपन कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी को।